प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ तृतीय के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है किसान विद्रोह। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कौन कौन से किसान विद्रोह हुए, क्यों हुए, उनका स्वरूप क्या रहा और उसके क्या परिणाम निकले। भारतीय इतिहास में और विशेष रूप से ब्रिटिश काल में बहुत अधिक मात्रा में जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध की ओर आगे बढ़ते हैं, कई तरह के विद्रोह हुए हैं, जिसमें नागरिक विद्रोह भी हुआ, आदिवासी विद्रोह भी हुआ और सबसे महत्वपूर्ण था किसान विद्रोह। मूलभूत रूप से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और जब वो व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश होती है, तो उनका जो मेन फोकस था कि अधिक से अधिक राजस्व को किस प्रकार से वसूल किया जाए। तो उसके कारण उसने भारत की परंपरागत जो ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था थी, उस ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश की और उसने अलग नए नए तरीके राजस्व प्राप्त करने के नए नए तरीके अपनाने लगे। यद्यपि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि अलग अलग तरह से जो राजस्व प्राप्त किया, भू राजस्व प्राप्त किया जाए, उसके लिए अलग अलग नीतियों को अपनाया जाए। लेकिन पहले यह था कि जो किसान है, किसान और सरकार, इन दोनों के मध्य में एक सामंजस्य स्थापित करके भू राजस्व को प्राप्त करने की जो नीति को निर्धारित किया जाता था। लेकिन ये जो व्यापारिक कंपनी थी, जिसका मूल उद्देश्य था भारत से अधिक आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जाए और उन आर्थिक संसाधनों का एक भाग इंग्लैंड की तरफ भेजा जाए और दूसरा जो है भारत के आर्थिक संसाधनों से ही भारत में राज्य स्थापित किया जाए या साम्राज्य विस्तार को। तीसरा एक महत्वपूर्ण था कि उसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है और औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ इंग्लैंड माना जाता है। तो उस औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादों और उस निर्मित माल को बाजार में बेचना, इन उद्देश्यों की प्राप्ति से भी अलग अलग जो नीतियां हैं, वो अलग अलग समय पर नीतियां निर्धारित की गई थी। तो उसी के कारण भारत में बहुत अधिक मात्रा में किसान मूवमेंट हुए। तो ये उसमें इससे कारण क्या हुआ, कृषि का इन्होंने वाणिज्यीकरण हुआ, तो उस कृषि के वाणिज्यीकरण से भी किसान को अधिक फायदा नहीं पहुंचा। जो भू राजस्व पद्धतियां हुई, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ उन्होंने बंदोबस्त कर दिया गया, किसानों को उन जमींदारों के भरोसे छोड़ दिया गया, उनको अपील करने का अधिकार नहीं था। रेतवाड़ी, महलवाड़ी, अन्य बंदोबस्त किए गए अलग अलग भू राजस्व के, लेकिन उसमें भू राजस्व की दर बहुत अधिक मात्रा में थी। तो इन कारणों से किसान त्रस्त था। दूसरी बात कि जो औद्योगिक स्थिति थी भारत की, विशेष रूप से छोटे छोटे उद्योग थे, उन छोटे छोटे उद्योगों को उनकी औद्योगिक नीतियों से किस प्रकार से कुटीर उद्योगों का विनाश किया जाए और उस विनाश कारण के पीछे उस औद्योगिक क्रांति से प्राप्त जो विस्तृत माल था, उस विस्तृत माल के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार हो सकता है। दूसरा, भारत से कच्चे माल की प्राप्ति, अगर यहाँ पे कुटीर उद्योग नहीं होंगे तो भारतीय कच्चे माल को वो ब्रिटिश भेजा जा सकता। तो इन औद्योगिक हितों की पूर्ति के लिए भी कृषि पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा और उस अतिरिक्त दबाव ने क्या किया कि जो सामंजस्य था ग्रामीण कृषि एवं उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था का, उसका जो संतुलन था, उस संतुलन को उन्होंने बिगाड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त दबाव आया, उस अतिरिक्त दबाव से किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी। तो उसके कारण भी किसानों में अलग अलग आक्रोश था। फिर अलग अलग जगह पे किसान और जमींदारों में मतभेद रहा है, उस मतभेदों के कारण भी विद्रोह हुए हैं। किसान और बटाईदारों और जौतदारों के मध्य जो मतभेद रहे हैं, उनके भाग को लेकर मतभेद रहे हैं, उसके कारण भी विद्रोह हुए हैं। या फिर कहीं पे बहुत अधिक मात्रा में नील विद्रोह जैसे हुए, तो नील की खेती अनिवार्य रूप से कर दिया गया, लेकिन फिर उस खेती को समाप्त करने के बाद भी क्या हुआ, उसी तरह से उसको वसूलने लगे थे। तो ये बागानी फसलों के लिए या नकद फसलों के लिए एक प्रकार से औद्योगिक उत्पाद, कच्चे माल के उत्पाद के आधारित जो फसलों के लिए किसानों पर प्रेशर किया जाता था और उनको अनिवार्य रूप से वो बनाए फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते, उनको अग्रिम भी दिए जा रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर इन सारी ही बातों से किसान को किसी प्रकार से फायदा नहीं हो रहा था। किसान बेबस था, लाचार था और उसकी धीरे धीरे स्थिति थी, वो दयनीय स्थिति होने लगी। इस सब कारणों से
जमींदारों के विरुद्ध भी आक्रोश हुआ किसानों का कंपनी के विरुद्ध भी आक्रोश हुआ, किसानों का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भी आक्रोश हुआ और महाजनों के विरुद्ध भी आक्रोश हुआ, क्योंकि जैसे अवध का आंदोलन था वो महाजनों के प्रति था। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था थी उसके कारण अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पे बहुत सारे किसान मूवमेंट हुए और उन किसान मूवमेंटों से जो परिणाम ये हुआ, एक तरफ तो उनको जब दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो भावना जागृत हुई, लोगों को किसानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग प्राप्त करने के लिए या राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब रहा। दूसरा, बहुत सारे उनको अधिकार प्राप्ति हुई, जैसे नील विद्रोह के कारण जो हुआ है, उसके बाद जो कमीशन बैठा 1860 में, उस कमीशन ने नील की खेती को अवैध घोषित कर दिया गया और अनिवार्य रूप से किसी खेती नहीं की जाए। इसी तरह से चंपारण और खेड़ा के जो विद्रोह हुए और विद्रोह के बाद जो आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद जो परिणाम हुए, तो उनको जो अतिरिक्त लगान देना था वो माफ कर दिया गया। बारडोली में भी इसी प्रकार से हुआ। तो ये जो अलग अलग विद्रोह हुए थे, जैसे मोपला विद्रोह 1836 से लेकर 54 और फिर 1921 में मोपला विद्रोह होता है। ये मलाबार के तट पे जो अरब से आए हुए मुस्लिम थे वो हिंदू धर्म अंगीकार करके वहाँ पे कृषि कर रहे थे और जमींदार थे वो हिंदू थे। तो इन दोनों के मध्य में उनकी जो कृषि थी, कृषि के अधिकारों को लेकर और उनके भाग को लेकर दोनों में संघर्ष हुआ और एक विद्रोह हुआ और विद्रोह से ऐसा लगा कि उनको एक नियम आया और उसको लगा कि इन काश्तकारों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, तो एक विद्रोह हुआ था। उसी प्रकार से नील की खेती, तो नील की खेती बंगाल में करनी अनिवार्य थी। बहुत सारे किसानों को औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नील उनके लिए आवश्यक था, लेकिन वो उनको अग्रिम देकर, मामूली सी रकम देकर अनिवार्य रूप से नील की खेती की जा रही थी, लेकिन उन किसानों को किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा था। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 और 60 में ये विद्रोह हुआ। पाबना विद्रोह 1973 से 76 तक ये बंगाल में पाबना स्थान पर था, जहां षड्यंत्र के माध्यम से किसानों के विरुद्ध उनको भूमि से उनको बेदखल किया गया था। तो यूसुफजई परगने में ये विद्रोह हुआ। ईशान चंद्र राय और शंभुपाल ने यह विद्रोह किया। 1875 का दक्कन उपद्रव महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में हुआ, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में महाजनी प्रथा के विरुद्ध, यानी बहुत अधिक मात्रा में उनके ब्याज वसूलने लगा और जब ब्याज की रकम नहीं दे रहे थे तो उनका क्या हो रहा था, उनकी जो है कृषि पर आधिपत्य ये महाजन कर रहे थे, उनके विरुद्ध विद्रोह हुआ। चंपारण विद्रोह और खेड़ा का विद्रोह हुए थे, जिसमें जो जमीन पर नील की खेती, चंपारण में 3/20 भाग पर जमीन की कर दी, जिसको 3 कटिया खेती कहते थे, वो करना आने वाला था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और विद्रोह सफल हुआ। अवध में किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र और दूसरों के माध्यम से हुआ था। मोपला विद्रोह, फिर बारडोली विद्रोह, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वो भू राजस्व देने के लिए मना किया कि अतिरिक्त बढ़ा हुआ भू राजस्व नहीं दिया जाए, तो वो विद्रोह भी हुआ। बंगाल में तेभागा विद्रोह। तो कुल मिलाकर ये किसान आंदोलन हर जगह पे भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत या कंपनी के शासन के अंतर्गत अलग अलग कारणों से अलग अलग जगहों पर ये किसान मूवमेंट हुए हैं। जैसे राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन भी हुआ था, अपने मीणा आंदोलन हुए थे, बेगू का किसान आंदोलन भी हुए थे। छोटे बड़े किसान आंदोलन भारत में बहुत अधिक मात्रा में हुए, जिससे किसानों को बहुत सारे इस आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहे। और दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में भी जब इनका प्रवेश हुआ तो वो आंदोलन भी बहुत अधिक मात्रा में प्रभावी और प्रासंगिक होने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे सरकार में जो स्वतंत्रता की मांग है वो भी बढ़ने लगी और धीरे धीरे सरकार में प्रेशर बढ़ा। और प्रेशर बढ़ने के बाद जब किसान मजदूर आंदोलन पढ़े लिखे लोगों के साथ या राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने वाले लोगों के साथ ये भी अपनी मांगों के साथ जुड़े, तो प्रभावी रूप से उसने कार्य किया और 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो ये आपके किसान आंदोलन थे कि किस प्रकार से भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग कारणों से किसान आंदोलन हुए। धन्यवाद।